हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीचिंग बाय गगन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि कंप्लीट आपका एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन रहेगा। पहले शुरुआत करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का नाम ही मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये है हम पढ़ेंगे, ताकि आपको पहले से आइडिया रहे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये आपके 2024 में जो न्यू एनसीईआरटी है उसके बेस्ड पर, इसका जो सिलेबस है उसके बेस्ड पर इसको हम पढ़ेंगे पूरा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन अबाउट मैटर। सो मैटर, मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कोई भी चीज, हमारे आसपास कोई भी चीज कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी हैं। अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं तो ये बोर्ड है, ये मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूँ, पेन हो गया, मार्कर हो गया, आपके पास बुक्स होंगी, आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, टैबलेट यूज़ कर रहे होंगे, जो भी स्मार्टफोन, मोबाइल, ये आसपास चीज़ें हैं। आप क्लोथ्स वेयर करते हैं, क्लोथ्स हो गए, खाना खाते हैं, फूड हो गया। और थोड़ा ब्रॉडली अगर देखें तो हम लोग के आसपास एयर है। ऑलराइट, स्काई में हम लोग देखेंगे तो स्काई में क्या है? प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है ना। सन है तो वो भी एक स्टार भी है। तो ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं। और थोड़ा देख लें तो वाटर। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। तो मैटर को वैसे क्या बोलते हैं कि एनीथिंग अराउंड अस, बट उसमें दो कंडीशन है। डेट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि जगह घेरता हो, स्पेस, सॉरी, डॉट, डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए, बोर्ड, पेन, बुक्स, ये जितने एग्जांपल्स आपने देखे हैं, एयर का है, एयर भी ऑक्यूपाई करती है ना स्पेस को, और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो जितने भी सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं अपने आसपास में, सराउंडिंग में, उन सारी चीज़ों के पास में खुद का कोई मास होता है और वो स्पेस को, जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब स्पेस का मतलब हो गया वॉल्यूम। ऑलराइट, अब मास का मतलब, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मास को थोड़ा, और वेट में आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इससे हटके थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वेट क्या होता है और मास क्या होता है। एक्चुअली मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, मतलब कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कोई मैटर है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, उसको बोलते हैं मास। वेट जो होता है वो होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसे बोलते हैं हम वेट। और इसको मेजर करते हैं हम न्यूटन से, कैपिटल एन, वेट को। मास को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम से, जो कि इसकी एसआई यूनिट है। और स्मॉल क्वांटिटी होगी तो उसको ग्राम से मेजर कर देंगे। अब मास जो है ना, मास अमाउंट ऑफ मैटर है, इसलिए मास कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब लोकेशन के हिसाब से कभी चेंज नहीं होगा। अगर अर्थ पे जो मास है वही आप मून पे जाओगे, मून पे ही मास रहेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर तो चेंज नहीं होगा ना। वेट चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी वेरी जहाँ पे करेगी, तो वहाँ पे वेट भी वेरी कर जाएगा। इसका मतलब अगर आपका वेट अर्थ पे कुछ है तो वो मून पे नहीं होगा, क्योंकि मून पे अर्थ से ग्रेविटी कम होती है। तो ग्रेविटी जैसे जैसे वेरी करेगी तो वैसे वेट भी वेरी कर जाएगा, बट मास इज कांस्टेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मास की जगह हम वेट भी तो बोल सकते थे, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो मैटर है बोथ मास एंड वॉल्यूम। सो मैटर है बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट आपको किलोग्राम हो गई, स्मॉल यूनिट होगी तो ग्राम, स्मॉल क्वांटिटी होगी तो ग्राम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट आपकी होती है मीटर क्यूब। और कॉमन मेजरिंग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली जो मेजर करते हैं वॉल्यूम को जिस यूनिट से, वो आपका होता है लीटर, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैटर का इंट्रोडक्शन, और मैटर की डेफिनेशन भी होगी। एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस
and have mass is called matter. So it means matter have both mass and volume. आगे देखते हैं। अब हुआ क्या था कि एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में, जो इंडियन फिलोसफर्स थे, जो ज्ञानी लोग थे, दार्शनिक जिनको बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि इस यूनिवर्स में चाहे कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे कोई लिविंग बीइंग हो और नॉन लिविंग, इस यूनिवर्स में वो सब 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। दे ऑल कंसिस्ट ऑफ, ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स इन दिस यूनिवर्स आर कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, और उनको उन्होंने नाम दिया पंचतत्व। पंचतत्व हिंदी में बोलते हैं ना, पंचतत्व। ये किन्होंने बोला था? एंशियंट इंडियन जो फिलोसफर थे, प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक थे, एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीवित है या फिर अजीवित है, वो 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन से बेसिक तत्व हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। तो इनको 5 को उन्होंने पंचतत्व बोला था। आगे देखते हैं। आगे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने मैटर को क्या किया, बताया कि उन्होंने मैटर को सिर्फ 2 कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। मैटर को किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर को उन्होंने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। किन्होंने? मॉडर्न डे साइंटिस्ट। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नाउ मूव ऑन टू द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हम मैटर जानेंगे क्या होता है, अब मैटर का हम फिजिकल नेचर जानेंगे। व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होगा? इज इट कंटिन्यूस लाइक ए वुड? क्या ये लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटिन्यूस है लाइक ए वुड? मतलब ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है जिसकी तरह बिल्कुल कंटिन्यूस है, मतलब कोई पार्टिकल से मतलब एकदम ठोस है, उतना है, कुछ नहीं, इतना ही लकड़ी के टुकड़े की तरह। या फिर इज इट पर्टिकुलेट? पर्टिकुलेट का मतलब क्या है? वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये हमें जानना है का मैटर का फिजिकल नेचर क्या कंटिन्यूस होगा लाइक ए वुड, और लाइक ए, इज इट पर्टिकुलर लाइक ए सैंड, मतलब बालू या रेत की तरह, उसमें कण होते हैं, शुगर या सॉल्ट होता है, उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या उसकी तरह मैटर के का फिजिकल नेचर है, या फिर बिल्कुल कंटिन्यूस है, ठोस है? तो इसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक बीकर में 100 ml वाटर लिया और यहाँ पे उसको मार्क कर दिया 100 ml, इसमें वाटर है। इसमें 2-3 स्पून हमने डाल दिया सॉल्ट या फिर शुगर, और इसको इसमें डिजोल्व कर दिया, स्टिरर से इसको चला दिया। तो हम देखेंगे कि जब पूरा कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगा, जो सॉल्ट या शुगर जो भी हमने इसमें डाली होगी वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, बट वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा, इसके ऊपर, इस मार्क से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में इतनी स्पेस है जिसमें इस सॉल्ट के पार्टिकल्स उस स्पेस में मिक्स हो गए। अगर कंटिन्यूस होता तो क्या होता? जब हम इसको डालते, अगर मैटर का फिजिकल नेचर कंटिन्यूस होता तो इसका वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता, बट उसका लेवल इंक्रीज हुआ नहीं, वो उसी में मिक्स हो गया। इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि मैटर का फिजिकल नेचर पार्टिकुलेट है। इट मीन्स कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हमारा पहला फिजिकल नेचर है मैटर का। जो हमें पहली बात फिजिकल नेचर के बारे में पता चली, वो पता चली कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और कैसे पता चला वो आपने देख ही लिया।
शुगर या सॉल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं उसका वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें मिक्सअप हो गया। तो वाटर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें पता चल गया। अब अगला सवाल आता है कि इस पार्टिकल्स का साइज कितना होगा। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, कितने छोटे होंगे, ये आपको पता भी होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके देखें तभी यकीन करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं, पोटासियम परमैंगनेट या फिर डेटोल, पहले देख लेते हैं, दोनों एग्जांपल आपको बता दूंगा। पहले देखते हैं पोटासियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल लेते हैं, उसको हम 100 ml वाटर में डाल देते हैं। तो होता क्या है, जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालेंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट ये सब्सटेंस है, इसके क्रिस्टल हम जब डालते हैं वाटर में तो वाटर के सॉल्यूशन में जो कलर आता है वो आता है डार्क पिंक कलर। ठीक है, तो हमने इसके क्रिस्टल डाले, सॉल्यूशन बन गया, किस कलर का बना, डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन बना 100 ml का। अब इस 100 ml के सॉल्यूशन में से हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और इस 10 ml को हम एक नए बीकर में डाल देते हैं जिसके अंदर 90 ml वाटर है और 10 ml डाल दी हमने इसका सॉल्यूशन, तो टोटल इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml। ऐसे ही हम फिर से इसको मतलब इसको हमने क्या किया, डाइल्यूट किया। अब ये कंप्लीट 100 ml का बन गया, इसमें से भी हम 10 ml निकाल के इसमें डालेंगे। तो ऐसे 4-5 बार हम स्टेप करेंगे इस डाइल्यूशन की, तो हम देखेंगे कि इसका कलर जो है, इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो धीरे धीरे लाइट होता चला जा रहा है, हल्का होता चला जा रहा है हर एक डाइल्यूशन पर। बट इसका कलर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, इसका कलर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल लाइट हो रहा है, धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा, लेकिन कलर उसमें जरा सा भी दिखाई दिखाई दे, लेकिन दिखाई जरूर देगा। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि सिर्फ एक क्रिस्टल, एक पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि उसको इतना डाइल्यूट करने के बाद भी वो पार्टिकल्स अपनी प्रेजेंस वहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इससे ही मिलता जुलता एक रियल लाइफ से आपसे कनेक्ट जो कर सके एग्जांपल वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डेटॉल है जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं डेटॉल, तो आप देखना डेटॉल के 2-3 ड्रॉप्स आप डाल दो पानी में, 100 ml पानी है मान लो, 100 ml वाटर है, उसमें हम डेटॉल के 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हैं और ऐसे ही इसको हम डाइल्यूट करते जाएं। 10 ml निकालेंगे और प्योर वाटर में डाल दिया, ओरिजिनल वाटर में। हाँ, ठीक है, और फिर से ऐसे 3-4 स्टेप करेंगे उसके डाइल्यूशन की, तो हम देखेंगे डेटॉल की यहाँ पे क्या रहेगी, स्मेल। तो पहले जो रहेगा हमारा सॉल्यूशन उसमें स्मेल ज़्यादा रहेगी, धीरे धीरे उसकी स्मेल कम होगी, लेकिन उसकी स्मेल कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगी। 4-5 बार डाइल्यूट कर देंगे फिर भी उसकी स्मेल ज़रा सी भी है लेकिन आएगी ज़रूर। तो यहाँ से हमने ये जाना कि मैटर के पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड अबाउट द सेकंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना के बाहर भी है, बाहर है, इतने ज़्यादा छोटे और कितने अमाउंट, कितने मिलियंस की संख्या में ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मैटर का फिजिकल नेचर हम लोगों ने देख लिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब हम इन पार्टिकल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। So now we know about characteristics of particles of matter। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उनके लक्षण क्या होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होंगी, उनको देखेंगे। तो पहली क्वालिटी तो उसकी यही है जो हमने अभी देखा था, शुगर या सॉल्ट को हम ऐड किया था, सॉल्ट या शुगर को किसमें, वाटर में, तो क्या देखा था, कंप्लीट डिजॉल्व हो गया था, सॉल्यूशन बना था जो उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए थे शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स। और तब मैंने आपको बताया था कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस है जिसके बीच में आके ये इसके पार्टिकल्स मिक्सअप हो गए।
तो इससे हमें पता चलता है क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, जिसको ही हम बोल देते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस एक्सेट्रा, क्योंकि पार्टिकल्स को ही हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, एटम्स भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का हमारा कंपाउंड है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो वाटर के अंदर तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। कहने का मतलब ये बताना चाह रहा था मैं आपको। तो पार्टिकल्स मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम, कैसे, वो आपने उस एक्टिविटी से जान ही लिया। नेक्स्ट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई पार्टिकल्स की। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब लगातार ये मूव करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं, इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इनफ स्पेस है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, इसको अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे आके। एक एक्सपेरिमेंट के साथ में देखेंगे, एक एक्टिविटी के साथ में, और एक एक्टिविटी वो आप घर पे ही देख सकते हो। आप एक रूम में हैं और एक अगरबत्ती लेके आते हैं। अगरबत्ती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसेंस स्टिक। क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती। अगरबत्ती लेके आएंगे, ठीक है ना, अब पास में लाएंगे अपने, तभी हमें स्मेल आएगी। लेकिन जब इस अगरबत्ती को हम रूम के एक कॉर्नर में यहाँ पे हम इसको जलाते हैं और आप दूसरे कॉर्नर में बैठ जाइए, तो क्या होगा, इतने दूर आप बैठे हो तब भी आपको इसकी स्मेल आएगी, इसकी खुशबू आएगी अगरबत्ती की। क्यों, कि अगरबत्ती को जब जलाया तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे उसकी खुशबू के, वो एयर के साथ में मिक्सअप हो गए और एयर के साथ में वो मूव करने लगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक और एग्जाम्पल, आपके घर में किचन में खाना बनता है और खाना मम्मी क्या बना रही है, उसकी जो खुशबू है खाने की, वो आप लिविंग हॉल में यहाँ कहीं बैठे होंगे वहाँ भी आएगी। क्यों, कि फूड के पार्टिकल्स का जो एरोमा था, जो खुशबू थी, एरोमा था फूड के पार्टिकल्स का, वो मिक्स हो गया, मिक्स विद एयर, और वो एयर के साथ में मिक्स हो गई और वो मूव होके आपके पास में आ रही है। तो इन दोनों से एक्टिविटी से इन दोनों चीज़ों से हमने एक्सपीरियंस ये किया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखना, इसी से जुड़ी हुई, एक बीकर में हमने वाटर रख लिया कुछ, मान के चलो 100 ml, और इसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स डाले, किसकी, इंक की डाल दी, ऑफ इंक, ब्लैक इंक, रेड इंक, पिंक इंक, जो भी डालना वो डाल दो, ठीक है, वो डाल दी, या फिर हम हनी भी डाल सकते हैं शहद, और इसको डाल दी हमने, और उसको हमने बिल्कुल भी स्टिर नहीं किया, मतलब चलाया नहीं, घोला नहीं, स्टिर नहीं किया, घोला नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर है, इंक इंक जो डाली थी उसका कलर पूरे सॉल्यूशन में आ जाएगा, और हमने उसको स्टिर भी नहीं किया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो इंक के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ में अपने आप मिक्स हो गए, खुद से मिक्स हो गए, हमें उसको मिक्स नहीं करना पड़ा स्टिरर से। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आप डिफ्यूजन देख लीजिए क्या है, डिफ्यूजन किसको कहेंगे हम, द इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, खुद से, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स कर रहे हैं ऑन देयर ओन, खुद से, स्वयं से, उस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर। अब एक चीज और
जो आपको अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो कंटिन्यूसली पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूवमेंट में होती है तब उसके पास में जो एनर्जी होती है, तब वो ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पॉजेस करता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग से हमें क्या पता चला कि मैटर हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हमने डिफ्यूजन के बारे में जान लिया। अब एक और चीज देखो, एक तरफ हमने लिया हॉट वाटर और एक तरफ लिया हमने कोल्ड वाटर, और इसमें भी डाली 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक और इसमें भी डाली, ठीक है, दोनों में। ये हुआ कोल्ड वाटर। तो हम देखेंगे, आप बताइए कि कौन से किस वाले बीकर में डिफ्यूजन जल्दी होगा, मतलब सॉल्यूशन का जो कलर जल्दी बनेगा, किस में, इसमें या इसमें, हॉट वाटर में बनेगा। हॉट वाटर में कलर जल्दी से आएगा, जल्दी से वो सॉल्यूशन बन जाएगा, उसका इंक जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी उसमें। क्यों, यहाँ पे हनी डालेंगे तो हॉट वाटर में जल्दी से घुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तब क्या होता है, तब दो चीजें होती हैं। जल्दी हो रहा है मतलब पार्टिकल्स के जल्दी मूव कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो गई, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉल्यूशन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बिकम्स फास्टर, वो फास्ट हो गया। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है और उसका रेट जो है डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है। क्लियर है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली और डिफ्यूजन जान लिया, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है वो भी जान लिया। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक थी, उनके बारे में हमने डिटेल में से पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम बारी बारी करके एक एक को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इन तीनों का एक साथ में डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। तो पहले सॉलिड को उठा के रखते हैं। सॉलिड यानी कि सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड में अभी तक तो आप पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासों में कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब इस तरीके से पार्टिकल्स मान के चलो, ये है, ये कोई बॉक्स है सॉलिड का, इसके पार्टिकल्स को थोड़ा सा हम जब बड़ा करके देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएंगे। मतलब इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी कम है, वो भी सबसे कम है, यानी कि सबसे कम होगी। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं उनमें सबसे कम सॉलिड में होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं, मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। दूसरा क्या है, जब स्पेस बहुत कम है और क्लोजली पैक्ड है तो इसका मतलब इनके पार्टिकल्स का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी, वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम है, कम है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये तो कॉमन बातें थी इसके बारे में। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली बातें देखते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कितना कोई हार्ड और टफ, हार्ड एंड टफ, हार्ड एंड टफ। मतलब सॉलिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड शो करते हैं, रिजिडिटी की। तो रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, रिजिडिटी का मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, प्रतिरोधक क्षमता होती है इसकी, टू डिफॉर्मेशन मतलब उसका फॉर्मेशन जो होगा
तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, जो फॉर्मेशन होगा किसी भी सॉलिड का, वो डिफॉर्म नहीं होगा। मतलब ये सॉलिड का बना हुआ है, तो इस पर जब हम कोई भी लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, जब हमको इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको हम दबा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो इसका साइज डिफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो बहुत लीस्ट होगा, कुछ है सॉलिड ऐसे तो उनमें थोड़ा सा हो जाता है, बट इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसलिए हमने बोला सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। सो इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप। ठीक है, दैट्स वाई दे आर, क्यों, बिकॉज दे आर रिजिड। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप, बट एक्स्ट्रा फोर्स लगा हुआ है, बट एक्स्ट्रा force is applied if, but if extra force is applied then it will break, then it will break। इससे ये बात किसकी होगी, ये बात होगी रिजिडिटी के बारे में। तो सॉलिड रिजिड होते हैं, कैसे होते हैं वो बता दिया। अब एक तो जान लिया रिजिडिटी के बारे में, मतलब रिजिड होते हैं, हार्ड एंड टफ होते हैं। दूसरी इसकी देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट कंप्रेसिबल है, लीस्ट कंप्रेसिबल है सॉलिड्स। तो कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में पूछा भी गया। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई ऑब्जेक्ट है ये, इस पर हम प्रेशर लगाते हैं, तो इसके प्रेशर लगाने पर क्या होता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। मान लो पार्टिकल्स किस तरीके से थे और प्रेशर लगा दिया, तो उसके बाद उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक हो गए, और क्लोजली पैक हो गए, इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम को कम कर लेता है। कब, या फिर बोलते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर। तो जब भी कोई सब्सटेंस की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, जब उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और सॉलिड के केस में क्या है, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए उसकी वॉल्यूम प्रेशर लगाने पर डिक्रीज नहीं हो पाएगी, होगी भी तो बहुत कम होगी। इसलिए हम बोलते हैं सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में जो दो चीजें अलग से हमने जानी, रिजिडिटी के बारे में जाना और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जाना। अब इस तीन चीजें हैं जो एनसीईआरटी में भी पूछी गई हैं और आपको ही बताना है, और उसको डिस्कस भी करेंगे। क्या बताइए, रबर बैंड जो है, रबर बैंड सॉलिड है या नहीं, पहले तो ये बताना। ठीक है, और है तो क्यों है। तो रबर बैंड इज सॉलिड, सॉलिड है। तो होता क्या है इसमें, इस तरीके का रबर बैंड है। ठीक है, तो इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं, इधर उधर हम इसको फोर्स लगाते हैं, सॉलिड की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई भी थी कि उस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, और थोड़ा सा हम लगा सकते हैं। तो रबर बैंड के केस में क्या होता है कि उसको जब फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, और खींचने के बाद जैसे उसका फोर्स हटाते हैं, वैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और एक्स्ट्रा खींच देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। सो रबर बैंड है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है फोर्स में, लेकिन जैसे हम फोर्स को हटाते हैं, वैसे वो अपना रिगेन कर लेता है अपने ओरिजिनल शेप को। ठीक है, इसलिए रबर बैंड एक इज ए सॉलिड। मैंने आपको रीजन उसका बता दिया। अब सारी चीज लिख नहीं सकते ना, आपको कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट में समझा रहा हूँ। इतने छोटे क्लास में आप है नहीं कि आपको सारी चीजें लिख के रटनी है। ठीक है, आप कंसेप्ट को समझिए। सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसको हम जब फोर्स लगाते हैं, तब उसका, जब फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, इट चेंजेस इट्स शेप, चेंजेस इट्स शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स। और जैसे ही फोर्स को हटाएंगे, इट रिगेन इट्स शेप, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। बट
एक्सेसिव या फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो वो ब्रेक हो जाएगा, और ये सॉलिड की एक प्रॉपर्टी थी सॉलिड स्टेट की, इसलिए रबर बैंड इज ए सॉलिड। नेक्स्ट आपका है इसमें कि शुगर और सॉल्ट, शुगर या सॉल्ट ये क्या है, ये सॉलिड है या नहीं है? शुगर या सॉल्ट जो है, सॉल्ट या शुगर, दिस दे आर ऑल्सो सॉलिड। क्यों? क्योंकि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के आपने देखे होंगे, सॉल्ट के भी होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इस तरीके से। तो ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या होता है, तो शुगर और सॉल्ट में जो इसके क्रिस्टल हैं ऐसे इस प्रकार के, तो इनका जो साइज होता है या फिर शेप जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड। वो कैसा होता है, फिक्स्ड। तो ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ, ईच क्रिस्टल ऑफ सुगर या सॉल्ट हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है, अपने हाथ में लेंगे तो उसका हम देखेंगे उस हर एक क्रिस्टल का एक फिक्स्ड शेप होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर ऑल्सो आर सॉलिड्स। नेक्स्ट है स्पंज, ये इंपॉर्टेंट है। स्पंज आपने देखा होगा कुछ कुछ इस प्रकार से होगा, इसको हम इसी तरह से दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो प्रेस होता है, कंप्रेस हो पाता है। और हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, ये नहीं पढ़ा था कि सॉलिड कंप्रेसिबल बिल्कुल है नहीं, वेरी लेस कंप्रेसिबल। अब स्पंज के केस में क्या होता है, स्पंज स्पंज के केस में क्या होता है, मान के चलो ये स्पंज है, तो स्पंज के केस में क्या होता है, इसमें माइन्यूट से मतलब छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं मतलब होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो होता क्या है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस क्या करते हैं, मतलब ये है पहले से मान के चलो स्पंज है, तो इसमें माइन्यूट छोटे छोटे से होल्स हैं, तो होल्स है तो उसमें क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है स्पंज के अंदर, उन होल से एयर अंदर आती है, अंदर एयर फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं वो एयर एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर निकल आती है। और अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने पर जो इसके अंदर ट्रैप्ड एयर थी, स्पंज के अंदर ट्रैप्ड एयर एक्सपेल्ड आउट, दैट इज वाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये केस था स्पंज के साथ में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा स्पंज क्यों है सॉलिड, तो उसका रीजन प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में जानते हैं, लिक्विड का क्या होगा, जैसे अभी हमने सॉलिड के बारे में देखा था कि सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, साइज होता है। लिक्विड के बारे में क्या है, लिक्विड का जो शेप होगा वो फिक्स नहीं होता, हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप होता है, नहीं होता है इसका। वॉल्यूम फिक्स होता है, यस, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होता, क्यों नहीं होता मैंने आपको बता दिया। शेप फिक्स होता तो हम इसको बना पाते हैं यहाँ पे, लिक्विड का कोई हम शेप बना पाते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिस कंटेनर में वो होता है उसी का वो शेप ले लेता है, और उसका वॉल्यूम तो पता हो, वॉल्यूम तो उसका फिक्स हो गई, कितना लीटर है कोई लिक्विड वो पता चल जाता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। आगे लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, बाकी आपको पता होगा, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेसेस है, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा स्पेसेस है, तो उसमें सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होगी। क्लियर है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें देखते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें। सॉलिड को हम फ्लूइड, सॉरी लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, किसी भी चीज़ को हम फ्लूइड तब बोलते हैं जब जब वो सब्सटेंस यदि फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो, बह रहा है, एंड चेंजेस इट्स शेप, और अपना शेप चेंज कर लेता है, मतलब वो बह भी रहा है और इसका शेप भी चेंज होता है। तो लिक्विड इसलिए फ्लूइड होता है, क्योंकि आप एक एग्जांपल देखिए, मान के चलिए एक पाइप है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो कर रहा है, इसका शेप कैसे चेंज होगा, हम अगर यहाँ पे प्रेस कर देते हैं तो इसका शेप कुछ और हो जाएगा, इधर से प्रेस कर देते हैं कुछ और शेप हो जाएगा, पूरा बीच में लगा देंगे, बीच में यहाँ पे प्रेस कर देंगे
तो स्प्रिंकल करने लगेगा, मतलब इसका ये फ्लो भी कर रहा है और इसका शेप भी चेंज हो रहा है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, तो फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो एंड चेंज इट्स शेप, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने लायक आपको बता दूं बात कि सॉलिड, इसको नोट कर लें, ये समझ लें, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही चीजें लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। ये तीनों ही चीजें लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। एग्जाम्पल सॉलिड के फॉर्म में आप आइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिक्विड के फॉर्म में तो पता ही है आपको, हनी हो गया, इंक हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, गैसेस के रूप फॉर्म में कौन होते हैं? ऑक्सीजन आपकी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है ना। तो ये तीनों चीजें लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने तीसरे स्टेट की तरफ पहुंचते हैं, जो है गैसीय स्टेट। तो गैसेस के पार्टिकल्स बीच में स्पेस ज्यादा होती है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात इसमें जो देखनी है वो ये देखनी है कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। और कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देना। मान लो इस सिलेंडर में है ये गैस के पार्टिकल्स, इसको हम जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, यहाँ से लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल्स कंप्रेस होकर पास में आ गए। तो स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, गैसेस की इस प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी? दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम गैसेस को, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन की गैस है, ठीक है, या फिर एलपीजी वाली जो गैस है जो घर के हमारे सिलेंडर में आती है, खाना बनाते हैं घर पे, तो इनको हम सिलेंडर में पैक कर सकते हैं। बहुत सारी गैस को हम सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर में, और ऑक्सीजन हमने स्टोर कर ली, एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी गैस स्टोर कर ली, और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे। तो ये इसका एडवांटेज है, इस कंप्रेसिबिलिटी का। क्या एडवांटेज है? कि हम बहुत सारी गैस को वी कैन स्टोर इन द सिलेंडर एंड देन इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू हॉस्पिटल्स और एट होम्स। हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, और एलपीजी हमारे घर पे खाना बनाने के लिए। तो एक तो ये बात इसकी हो गई। अब जब बात हो ही रही है एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर इसकी, तो एक चीज़ और जान लें आप कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग एट होम, एंड इट इज, कौन है? कंप्रेस्ड गैस है। एक और कंप्रेस्ड गैस है आपकी, वो है सीएनजी। सीएनजी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। इसका फुल फॉर्म आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दो कंप्रेस्ड गैसेस हमारी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया गया है, एक एलपीजी और एक सीएनजी। दोनों हमारी कंप्रेस्ड गैस हैं, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिए। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हम यूज़ करते हैं किसमें? यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। जो कार्स वगैरह होते हैं, व्हीकल्स, वाहन, उसमें हम इसको पेट्रोल डीजल की जगह इसको यूज़ कर लेते हैं, सीएनजी को। अच्छा, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। पार्टिकल्स हैव, गैसेस के पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या? इसके पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करते हैं, और फास्टली मूव करते हैं इसलिए बहुत जल्दी से ही वो, इसी की वजह से जो मैंने आपको बताया था ना कि घर पर खाना बन रहा है और उसकी खाने की खुशबू आपके पास कैसे आती है, कि खाना बना, खाने का एरोमा जो है, खुशबू जो है, एरोमा, वो मिक्स होगा एयर के साथ में, एयर के पार्टिकल के साथ में बहुत फास्टली, और वो एयर के साथ में मूव कर रही है। तो ये मैंने वहाँ पे भी बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको कि कैरेक्टरिस्टिक में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। बस ये आपका हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर।
अब इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा तीनों स्टेट ऑफ मैटर का, और आप भी देख लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसके लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, फिर आपके और कौन से स्टेट रहेंगे, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले हम लिख लेते हैं इसमें शेप, पहले शेप देखेंगे, उसके बाद में इसका वॉल्यूम देखेंगे तीनों का, उसके बाद में रिजिडिटी, मतलब हार्डनेस कितनी है, हार्डनेस और टफ कितना है, रिजिडिटी एंड ह्यूमिडिटी, सॉरी फ्लूइडिटी। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा है इसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तीनों का। पांचवा देखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये पांच काफ़ी है आपके लिए। और एक ठीक है कंप्रेसिबिलिटी को ऐड कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ऑलराइट, तो सारा लिखना क्या है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। शेप इसका देखते हैं, इसका शेप फिक्स्ड शेप होगा, यस और नो, यस फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स शेप होगा सॉलिड का। लिक्विड एंड गैस का नो फिक्स शेप, इन दोनों का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप। इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका फिक्स शेप होता है सॉलिड का। वॉल्यूम देखते हैं, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होगा जिस कंटेनर में होगा, किसी कंटेनर में रख देंगे उसको, कितना भी अमाउंट में हो, 1 लीटर वॉल्यूम है उसका, चाहे उसको आप सिलेंडर में डालो, चाहे आप किसी भी बर्तन में डालो, वॉल्यूम तो उसका नहीं रहेगा। लेकिन गैस का क्या होगा, गैस का वॉल्यूम तो डिक्रीज का कुछ पता ही नहीं सकते हम लोग, तो इसका कोई नो फिक्स्ड वॉल्यूम। रिजिडिटी देखते हैं एंड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू फ्लो। तो सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर, पढ़ा है हमने अभी, सॉलिड रिजिड होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लो, बट कैन नॉट फ्लो। लिक्विड जो है, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड दे कैन फ्लो। गैस का क्या है, गैस आर नॉट रिजिड, ये भी रिजिड नहीं होते, एंड दे ऑल्सो कैन फ्लो। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा मैक्सिमम, ठीक है। लिक्विड में लेस देन सॉलिड, और गैसेस में सबसे कम मिनिमम। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम इसमें होगा मिनिमम, इसमें क्या होगा, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें इंटरमोलिकुलर, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सॉलिड की सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, लीस्ट कंप्रेसिबल, या फिर बोल सकते हैं मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी। और इसमें क्या होगा, ये को दे आर कंप्रेसिबल, लिक्विड भी कंप्रेसिबल हैं और गैसेस तो हैं ही हाईली कंप्रेसिबल। इस तीनों को हमने एक साथ देख लिया डिटेल में, इसका रिवीजन भी हो गया। और अगर पूछा भी जाता है तीनों का डिफ्रेंसिएशन स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो आप इस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक को लेके उसको आप एक साथ बता सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ एक डेंसिटी के बारे में, क्योंकि डेंसिटी के बेस पे आपके एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो डेंसिटी आपको बता दूं पहले, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास में आपको बता ही चुका हूँ कि अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, किसी चीज़ में कितनी क्वांटिटी में मैटर है। और मास अपॉन वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि किसी वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको हम बोल देंगे डेंसिटी। ठीक है, किसी वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब कितना मास है, उसको हम बोल देंगे डेंसिटी। कहने का मतलब अगर किसी की वॉल्यूम ज़्यादा, एक तरफ ये बीकर रहा और एक तरफ ये रहा, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, और इसका वॉल्यूम कम है। और मास इसमें भी 2 kg रखते हैं और मास इसमें भी 2 kg रखते हैं, तो किसकी डेंसिटी कम होगी और किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम कम है, मास सेम है उतना ही,
तो इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम हो गई। इसका वॉल्यूम इतना है और मास इतना है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। तो डेंसिटी हमारी डिपेंड करती है बोथ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी का ऐसा यूनिट भी यहीं से पता चल जाएगा, कुछ रटना नहीं है आपको अलग से। ऐसा यूनिट मास का पता था आपको, क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट हमारा डेंसिटी का क्या निकल जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात खत्म, क्लियर है। तो यहीं से एक एग्जाम्पल और बताइए आप, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है एक वो हो गई, और एक जो हमारी चिमनी से एयर आती है, चिमनी से जो जिसमें ब्रिक्स वगैरह बनती हैं या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जिससे निकलता है एयर में, तो चिमनीज वाली एयर, चिमनीज की एग्जॉस्ट वाली जो एयर होती है, उसमें से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। कॉमन सेंस वाली बात है कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसकी एग्जॉस्ट वाली जो एयर आ रही है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक होंगे, इसलिए उसका अमाउंट ऑफ मैटर उसमें बढ़ जाएगा, इसलिए उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ये डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे एक चीज और, इसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि आइस सॉलिड, आइस सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में तो होती है आइस, बट बट देन ऑल्सो इट क्यों इट फ्लोट्स ऑन वाटर, फिर भी ये पानी के ऊपर तैरती है। अच्छा, पानी के ऊपर कोई भी चीज़ तब तैरेगी जब उसकी डेंसिटी कम होगी। देखो सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए बिल्कुल जो सॉलिड वाली चीज़ें होंगी वो आप वाटर में डालोगे तो फ्लोट नहीं करते हैं, वो सिंक हो जाएंगे उसके अंदर। तो जो चीज़ ऊपर डेंसिटी जिसकी कम होगी वही चीज़ ऊपर फ्लोट करेगी। तो बता रहे हैं कि आइस एक सॉलिड है, लेकिन ये आइस अभी हमने बताया कि सॉलिड उसके अंदर सिंक हो जाता है, लेकिन आइस अगर सॉलिड है तो देन ऑल्सो फिर भी क्यों वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। क्या इसका कारण यह है, सिर्फ और सिर्फ आइस का स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपको दिखा दूं मैं, कुछ कुछ ऐसा होता है। इस तरीके से पार्टिकल्स के अरेंज रहेंगे, ऐसे चलता चला जाएगा, एक जाल सा उसका हो जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसा हो जाएगा कि जिसकी वजह से एक केज सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, और जिसकी वजह से उसके बीच में वैकेंट स्पेस बच जाती है, खाली जगह बच जाती है। उस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, एंड दिस मेक्स द आइस टू फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, ये कारण आप जान गए, इसका रीजन क्या था, आइस क्यों फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है लाइक ए केज, उसका स्ट्रक्चर इज लाइक ए केज, लाइक ए केज, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसके बीच में वैकेंट स्पेस रह जाते हैं, खाली स्पेसेस, एंड दैट्स वाई इट डेंसिटी डिक्रीजेस एंड इट इज एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब हम सॉलिड से लिक्विड कैसे करेंगे, लिक्विड से गैस करेंगे, उन सब के बारे में। तो चेंज कैसे होता है, उसकी क्या पूरी मैकेनिज्म रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है, और इसमें क्या क्या और भी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे, इसी के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड के बारे में। सॉलिड से जब लिक्विड चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होता है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। मैटर के किसी भी स्टेट का अगर चेंज हो रहा है तो वो दो रीज़न से होता है, ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। उसके दो फैक्टर रहेंगे रिस्पॉन्सिबल, किन दो कारणों की वजह से होता है, एक होता है टेम्परेचर, एक दूसरा होता है प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रख लीजिए, एक नंबर में पूछ लेगा आपसे कि किसी स्टेट का, मैटर के स्टेट का हम चेंज कर रहे हैं, ऑन विच फैक्टर्स, डिपेंड ऑन विच फैक्टर, इट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे, फिर हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे बारी बारी करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और किस में, पहले सॉलिड टू लिक्विड में, उसके बाद हम पढ़ेंगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लिक्विड टू गैस। तो लिक्विड टू गैस जब कन्वर्ट करेंगे तब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा,
और सॉलिड टू लिक्विड जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इफेक्ट और टेम्परेचर क्या होगा उसके बारे में इसमें हम देखते हैं। हाँ जी, तो अब देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड में कैसे कन्वर्जन होगा जहाँ हम इसके टेम्परेचर में कोई चेंज लाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि वाटर है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड ऐसे आइस एंड लिक्विड ऐसे वाटर, जैसे है ही लिक्विड ऐसे वाटर, एंड गैस में ऐसे वाटर वेपर वेपर। तो इसलिए हम इसमें आइस को ही सॉलिड लेके चलेंगे और मतलब सब में वाटर के जो तीनों स्टेट है उन्हीं को एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग। तो पहले सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो सॉलिड के फॉर्म में हम ले लेते हैं आइस को। हमने बताया तो आइस को लिया, एक बीकर में रखा आइस को, और उस पे हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीटिंग प्रोवाइड की, प्रोवाइड द हीटिंग टू द आइस। इसके साथ साथ में हमें टेम्परेचर भी मेजर करना है, एक यहाँ पे थर्मामीटर लगा देंगे, कंटेन जो कंटेनर है बीकर है उसका भी टेम्परेचर देखेंगे और आइस का भी टेम्परेचर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो होगा क्या, इसके पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि होगा क्या इसके अंदर। कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो कि हमने भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के इस आइस के अंदर, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इससे क्या होगा, उसका पार्टिकल्स जो होंगे वो पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। उसके पार्टिकल्स बहुत तेज से वाइब्रेट करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पार्टिकल्स बहुत स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। इधर क्या होगा, जो हीट एनर्जी मिल रही थी, जो हीट एनर्जी मिल रही थी, मतलब जो एनर्जी मिल रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हीट एनर्जी बोला। उससे क्या होगा, उससे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, वो भी रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज्ड। किसकी वजह से, हीट एनर्जी की वजह से। तो दो चीजें हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे फास्टली। दूसरा जो हीट एनर्जी मिल रही थी उसकी वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पे जाके ए स्टेज विल रीच्ड, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे सॉलिड मेल्ट होने लगेगा, मतलब पिघलने लगेगा, एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलता है इसके अंदर, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या सारी कहानी हो रही थी, वो ये हो रही थी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका मतलब पार्टिकल्स फास्टली वाइब्रेट करने लगेंगे, और इधर से हीट एनर्जी जो मिल रही है उसकी वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थे पार्टिकल्स के बीच में वो भी कम हो जाएगा। अब पार्टिकल्स क्या हो गए, अपनी पोजीशन से अलग हो जाएंगे, फिक्स पोजीशन से, और सेपरेटली मूव करने लगेंगे, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं, इस स्टेज को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन से अलग हो जाएं और फ्रीली मूव करने लगे, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी चलो यहाँ पे लिख देते हैं। द टेम्परेचर एट विच solid starts melting and is converted into liquid, ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। मैंने स्टार्टिंग में भी इस टॉपिक से के स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने में। तो कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब
जो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर होता है उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर भी तो देखना पड़ेगा कि कितना कितना प्रेशर लगाएंगे। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग काउंट करते हैं जनरली सी लेवल पे, ठीक है ना, उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान के चलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसी मेल्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, फ्यूजन भी समझ में आ गया होगा, और कैसे वो चेंज होता है वो भी आप समझ गए। पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उसकी हीट एनर्जी से वो अपनी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, वो भी पढ़ लिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो हमने देखा, तो हमें जान सकते हैं कि कोई पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम किससे पता कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से। मतलब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्लियर बात है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, एक इंडिकेशन है, क्या जानने के लिए, इंडिकेशन टू नो अबाउट स्ट्रेंथ, किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेट हमें बताता है, जानकारी देता है, इंडिकेशन है किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जानने के लिए। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो कि बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में देख लेते हैं। तो एक्चुअली केल्विन जो है, केल्विन इसको के से डिनोट करते हैं, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है। वैसे एक्चुअली में 0 डिग्री सेल्सियस वो होता है वो 273.16 केल्विन होता है, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए 273 केल्विन ही इसको मान के चलते हैं, ओके। अब बात अगर हो ही रही है सेल्सियस और केल्विन की, तो इसको ये भी जान लेते हैं कि सेल्सियस से केल्विन अगर जाना हो तो क्या करना है, केल्विन से अगर सेल्सियस पे आना हो तो क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, और इधर केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कुछ रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा। अभी बताया था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन की, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 273 में कुछ हम ऐड करेंगे ना, कितना ऐड कर देंगे, 1, तो केल्विन आ जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में जाना है तो हमें क्या करना, हम ऐड कर देंगे कितना, 273, ठीक है, और आ जाएगा हमारा केल्विन। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है अगर केल्विन में, तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो 273 ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा केल्विन में, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 523 केल्विन, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर केल्विन में कोई चीज दी और डिग्री सेल्सियस में जाना है तो क्या कर देंगे, 273 से माइनस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। कन्वर्ट 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो 300 में से 273 हम माइनस कर देंगे और हमारा जो आएगा टेम्परेचर वो आ जाएगा सेल्सियस में, और जो कि होगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0 डिग्री सेल्सियस ही जब होता है 273 के बराबर, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो वो 273 बड़ा बड़ा ही निकलेगा, केल्विन बड़ा होता है। तो बड़ा बनाना है तो ऐड करेंगे, और छोटे में जाना है तो उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वापस पहुंच जाते हैं हम लोग वहीं पे जहाँ पे सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे थे लिक्विड में। तो अब हम वापस आते हैं सॉलिड टू लिक्विड, जिसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर था। अभी डिग्री सेल्सियस केल्विन उसकी बात हो चुकी है, उसकी कन्वर्जन की बात हो चुकी है। तो अभी हमने देखा था कि आइस में जब हम हीट देते हैं तो उसका हीटिंग एनर्जी से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते हैं। उधर हमने देखा था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से आइस के जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब हम थोड़ा सा लेटेंट हीट के बारे में जानेंगे, उससे पहले उसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली आप देख रहे हैं यहाँ पे हम बर्नर से उसको हीट दे ही रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपने अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर जब पहुंचेगा उस टेम्परेचर पे आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, अब इस टेम्परेचर तक हीट पहुंच गई तो मेल्टिंग तो स्टार्ट हो गई आइस की, मतलब आइस पिघलना चालू तो हो गई। लेकिन वी आर गोइंग ऑन गिविंग द हीट, और हीट कंटिन्यू हम दे ही रहे हैं। अब हीट कंटिन्यू दे रहे हैं और यहाँ से थर्मामीटर पे हम उसकी रीडिंग देखेंगे तो उसकी रीडिंग में 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब तक कंप्लीट आइस मेल्ट हो रही है तब तक उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और वो जब तक कब तक, जब तक कि वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि यार इसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होगी मेल्टिंग, लेकिन हीट तो कंटिन्यू हम दे ही रहे थे, तो वो हीट गई कहाँ पे। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि जो वाटर अंदर है इसका टेम्परेचर, शायद इसका टेम्परेचर बढ़ा हो, लेकिन ये वाटर अंदर था जो कन्वर्ट हुआ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब फ्रॉम आइस टू वाटर, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हीट हम एक्स्ट्रा दे रहे थे वो हीट तो इसमें जो दे रहे थे आइस में, वो हीट एनर्जी तो ब्रेक, उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, और बट वी आर गिविंग द हीट कंटिन्यूसली। तो वो हीट गई कहाँ पे, वो कहीं ना कहीं इस बीकर के अंदर ही छुपी होगी। वो छुपी हुई है, उसी छुपी हुई हीट को हम बोल देते हैं हिडन, हिडन हीट। और हिडन का मतलब ही होता है लेटेंट, और क्या छुपा हुआ हीट, तो लेटेंट हीट। ऑलराइट, और लेटेंट हीट ये किसकी है, किस टाइम पे है, जब हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं। और सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हम वहाँ पे बोलते हैं फ्यूज़न। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, बट वी आर गोइंग ऑन गिविंग द हीट, और डेट हीट एनर्जी इज यूज्ड ऑन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दैट इज आइस। लेकिन हीट फिर भी जा रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही आइस का हो रहा है और ना ही वाटर का हो रहा है। तो वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं इस बीकर के कंटेंट के अंदर ही होगी। वो हीट एनर्जी इसका मतलब छुपी हुई है इसी के अंदर, किसी का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है तो छुपी हुई है, उसी छुपी हीट को बोला हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, कन्फ्यूजन तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब ये होता है कि सॉलिड टू लिक्विड जब कन्वर्ट करते हैं तब। तो लेटेंट हीट फ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कितनी मात्रा में हमें हीट चाहिए, कितनी मात्रा में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब इसमें दो दो चीजें और रहेंगी। अब किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। अब देखिए कि मतलब जो हम हीट एनर्जी जो दे रहे हैं किसके लिए, कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर।
और उसी के मेल्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, उसी के 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसी मेल्टिंग पॉइंट पर हम हीट जो दे रहे हैं और उसी हीट से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। और वो जो हीट छुपी हुई हीट है इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस में, इस दौरान जो हीट छुपी हुई है उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमने देखा अभी कि आइस का टेम्परेचर भी था, और 0 डिग्री सेल्सियस हीट हम देते रह रहे थे, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हमारी हीट चली रही थी। स्टार्टिंग तो हो गई थी 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट की, उसकी आइस की मेल्ट मेल्ट होने की, बट जब कंप्लीट मेल्ट हो गई उसके बाद जो वाटर बना उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। इट मीन्स कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसके अंदर कहीं छुपी थी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई। अब बात ये आती है कि इसमें से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? टेम्परेचर सेम है, बट आइस की एनर्जी ज़्यादा होगी या वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी? तो इसमें वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? मैंने ये बताया था कि जो हीट एनर्जी हिडन है, छुपी हुई है, वो कहाँ पे छुपी हुई होगी? आइस तो बिल्कुल मेल्ट हो गई, टेम्परेचर तो उसका उतना ही रहा, वो छुप किस में गई? बीकर के, जो बीकर था उसके कंटेंट में, उसके अंदर, और उसके कंटेंट के अंदर क्या बचा है? वाटर। तो वो ही कंटेंट उसका क्या है? वाटर। तो वाटर जो होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर है? इसलिए पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर होंगे, कब, कहाँ पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लिक्विड टू गैस कन्वर्जन बाय द टेम्परेचर। लिक्विड टू गैस के लिए फिर से बीकर लिया, अब इस बार लिक्विड टू गैस जाना है। हमने अभी देखा ही था कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में वाटर को यूज़ कर रहे हैं। तो लिक्विड फॉर्म में वाटर कैसे होगा? वाटर वाटर रहेगा। तो ये है, बर्नर लगा दिया यहाँ पे, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका भी टेम्परेचर मेजर करेंगे अभी। तो पहले इसको देखते हैं इसकी प्रोसेस, उसके बाद इसमें लगाएंगे थर्मामीटर वगैरह सब कुछ। तो इसको हीट देंगे, अभी वाटर लिक्विड फॉर्म में है और कन्वर्ट गैस में कैसे हो रहा है वो देखते हैं। हीट चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा जो चल रहा था सॉलिड टू लिक्विड। जैसे ही हमने हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा? ये तो बात आपको रट गई होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टली, और ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, क्योंकि लिक्विड में तो पार्टिकल्स थोड़े स्पेस ज़्यादा भी होती है। पार्टिकल्स विल वाइब्रेटिंग फास्टली। इतना हो गया। और इधर से जो हीट एनर्जी जा रही थी उससे दूसरा काम क्या हो रहा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था वो भी कम होगा, ब्रेक होगा, डिक्लाइन होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, एक ही बात है। तो ये कहानी चल रही थी, इससे क्या होगा? पार्टिकल तो वाइब्रेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, वाइब्रेट करने लगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, तो अपनी जगह से वो फिक्स पोजीशन से वो हटने लगेंगे, दूर होने लगेंगे और फ्रीली मूव करने लगेंगे, और इसी मूवमेंट पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी मूवमेंट को हम बोलेंगे, इसी स्टेज को हम बोलेंगे, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होने लगे अपने पोजीशन से और गैस में कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसा एक पॉइंट जिस पॉइंट पर लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस में, और कब? उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लिक्विड स्टार्ट्स यहाँ पे बॉइलिंग, बिकॉज मेल्टिंग नहीं होगा, सॉलिड मेल्ट होता है, लिक्विड तो बॉयल होता है। लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड कन्वर्टेड इनटू गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और कन्वर्ट हो गया गैस में, उसको हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? इतनी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट की। और अभी पीछे मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट का साथी कौन था, मतलब मेल्टिंग पॉइंट को और क्या हम बोलते हैं? फ्यूजन। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट का साथी कौन होगा? वेपराइजेशन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेपर बन रही है, वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर बन रही है तो वेपराइजेशन इसी को प्रोसेस को बोल देंगे। वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, उसको बोल देंगे वेपराइजेशन। ऑलराइट। और यहाँ पे एक बात और कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसका? लिक्विड का, सॉरी वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ वाटर आप सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो गया इस टेम्परेचर पे और हीट कंटिन्यूसली चल रही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इसकी भी लेटेंट हीट आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, हीट हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे वेपर तो बनने लगी, लेकिन बट वी आर गिविंग कंटिन्यूसली हीटिंग। हीटिंग हमारी चल रही है, फिर भी बीकर में वाटर है, हीटिंग हम दे ही रहे हैं, हीटिंग हम दे ही रहे हैं। थर्मामीटर लगा के देख लेते हैं, थर्मामीटर लगा इसमें, इसमें वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी वेपर्स बनने लगेंगी, लेकिन हीटिंग हमारी कंटिन्यूसली चलेगी। कंप्लीटली जब वो बॉयल पूरा हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता रहेगा थर्मामीटर पे, और जो स्टीम बन रहे होंगे उनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि यहाँ पर भी जो हीट एनर्जी है वो छुपी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। वही छुपी हुई हीट यहाँ पे भी लेटेंट हीट कहलाएगी, और लेटेंट हीट यहाँ पे किसकी है? वेपर बन रही है, इसलिए यहाँ पे बोल देंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat energy of heat required to convert, वहां पे 1 किलोग्राम सॉलिड था, यहाँ पे 1 किलोग्राम लिक्विड हो जाएगा। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे रहेगा, एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों चीजें, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे और उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहाँ पर भी वही चीज होगी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हीट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? स्टीम की या फिर वाटर की? वाटर को तो हम बॉयल कर ही रहे थे और वो हो रहा था, स्टार्ट हो गया था बॉयल होना 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट हम हीट उसको दे ही रहे थे कंटिन्यूसली, हीट दे ही रहे थे उसको कंटिन्यूसली, उसका टेम्परेचर इंक्रीज फिर भी नहीं कर रहा था, ठीक है। और बाद में बन गया वो वेपर, वेपर तो बन ही रहा था, कंप्लीटली वेपर हो गया। जो वेपर बन रही थी उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, और इसको हम स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो वही बात जो सॉलिड वाले में थी, सॉलिड टू लिक्विड जा रहे थे वही, तो इसका मतलब इसकी भी एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? वेपर की एनर्जी, किसकी ज़्यादा होगी? वेपर की, क्योंकि वो छुपी हुई हीट किस में पहुंच गई? वो वेपर में। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन वो एनर्जी थी, और वो छुपी हुई एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ हीट। वही छुपी हुई एनर्जी को जो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। बात इतनी सी है, बस आगे लग जाता है एक में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसमें लग जाता है वेपराइजेशन। उसमें मेल्टिंग कर रहे हैं इसलिए फ्यूजन, इसमें इसमें बॉइलिंग हो रही है, वेपर बन रही है, इसलिए बोलेंगे इसमें वेपराइजेशन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा बचा होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इन सारी चीज़ों को देख के मुझे, हम लोगों को पता चला कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीज़ें होती हैं जिससे कि हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो प्रेशर और प्रेशर है, तभी तो हर एक चीज में डेफिनेशन में, हर एक डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड कर रहे थे। वो प्रेशर, कोई प्रेशर होगा ना, तो प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अर्थ पे कर रहे हैं, तो अर्थ में मतलब एटमॉस्फेयर के एयर का जो प्रेशर होगा उसको हम काउंट कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात आ ही रही तो मैं आपको बता दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा, एग्जाम में शायद ना पूछे आपसे लेकिन फ्री बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है आपको कि एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में लिखते हैं हम एटीएम, ठीक है। अगर 1 एटीएम है तो 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम। और प्रेशर केवल जो होता है उसकी असाइनमेंट होती है पास्कल, जिसको लिखते हैं हम शॉर्ट में
कैपिटल P स्मॉल a। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ पे है वो थोड़ा सा वेरी करता है, क्यों? क्योंकि हिली एरिया जो है, अब देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इंडिया का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली आप देखें ये हिली एरिया है, मतलब हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई की वाली जगह है, और ये नीचे वाली एरिया है जहाँ पे मतलब सी लेवल है, ये सी लेवल है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर ज़्यादा, जहाँ जहाँ ज़्यादा ऊंचाई होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो वहाँ पे जाते हैं पर्वतारोही, जो माउंटेन को क्लाइम करने जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन वगैरह की उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ को जाते भी हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, क्योंकि ऑक्सीजन हाइपोक्सिया ज़्यादा है उनको, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है। और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो हम लोग जितना भी साइंस में पढ़ते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो काउंट करते हैं अर्थ में अपने स्टडी के लिए, वो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम काउंट करते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और किसको हम काउंट करते हैं, क्यों काउंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है वो भी होती है, लेकिन आपको बताऊंगा तो आप फालतू में उसको याद करोगे और वो आना आपके एग्जाम में वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सारी कहानी हो चुकी है। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं वो बता चुका हूँ मैं आपको। लिक्विड से सॉलिड टू लिक्विड जाना है और लिक्विड टू गैस जाना है, तो दोनों ही प्रोसेस में हीट देनी पड़ेगी। गैस टू लिक्विड आना है, कूलिंग करनी पड़ेगी। लिक्विड टू सॉलिड आना है, कूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और सॉलिड टू लिक्विड जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग हो रही है मतलब फ्यूज़न हो रहा है, मेल्टिंग फ्यूज़न एक ही बात हो गई। लिक्विड टू गैस जब कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हम बोलते हैं उसको वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर जब वो कन्वर्ट हो जाता है गैस पे, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इसके साथ में एक और चीज़ होती है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, वो होता है एवापरेशन आपका। बट एवापरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं रहता है, वो अभी हम एवापरेशन ही देखने वाले हैं अभी। ठीक है, एक ये हो गया आपका। हम कूलिंग करेंगे तो ये तो आप पढ़ चुके होंगे स्मॉल क्लासेस में 6th-7th में, कि गैस को जब गैसेज जब जाती हैं यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं, तो क्लाउड कैसे बनते हैं, जब गैस जा रही है यहाँ से वाटर वेपर्स, वो कूल डाउन होती हैं, ठंडी होती हैं, और वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कंडेंसेशन की प्रोसेस से लिक्विड में। कंडेंसेशन, वो बादल बन जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है बादलों में, वो इसी प्रोसेस से होता है। तो वो तो हो गया कंडेंसेशन, लिक्विड में चेंज हो गई गैसेज कूल डाउन होके, और लिक्विड से सॉलिड में जा रही हैं चीज़ें कूल डाउन होके, तो उसको हम बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन। क्लियर है? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं सॉलिड टू गैस में, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं सॉलिड टू गैस में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होते हैं बीच में, इसमें बीच में पड़ता है ना लिक्विड स्टेट, उसमें कुछ नहीं, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्टली, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, और इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन समझ में आ गया होगा आपको, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसमें भी रहेगा वो बात, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसमें भी ऐड करना होगा आपको। तो कुछ एग्जांपल्स आपके हैं, जैसे कि कैम्फर, कैम्फर CAMPHOR, कैम्फर जो पूजा पाठ हवन सामग्री में यूज करते हैं हम लोग, व्हाइट कलर का होता है ना कैम्फर, उसको बोलते हैं कपूर। तो वो उस कपूर को जलाते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, कपूर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट किसमें, गैस में, तो वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और आपका एग्जाम्पल रहेगा इसमें, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, और ये दोनों कन्वर्ट होते हैं कब, जब हम हीट देते हैं, ऑन हीटिंग दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। एक चीज और है नेपथलीन बॉल्स, नेपथलीन
NaPTHALENE नेपथलीन बॉल्स। जो वाइट कलर की बॉल्स होती हैं नेपथलीन बॉल्स, जो कपड़ों के बीच में या फिर टॉयलेट वगैरह और बाथरूम में सिंक वगैरह में डालते हैं, ताकि मतलब उसमें कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ ना लगे, इसलिए तो उसको बोलते हैं नेपथलीन बॉल्स। वो भी क्या होती है, उसमें हीट नहीं देनी पड़ती, वो डायरेक्टली अपने आप कुछ दिनों तक रखे रहते हैं सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद में अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, सबलाइम हो जाते हैं। कहने का मतलब वो सबलाइम हो जाते हैं, उसको बोलेंगे सबलाइम। तो नेफ्थलीन बॉल्स भी सबलाइम हो जाता है, इसका मतलब ये भी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। अब प्रेशर से कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर वाला तो देख ही लिया, टेम्परेचर से कैसे चेंज हो रहा है। तो प्रेशर में सिर्फ हमें देखना है, प्रेशर से हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ गैस को बस। तो गैस के पार्टिकल्स एक सिलेंडर में रखे हुए हैं, ये सिलेंडर है एक, ठीक है, और इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत दूर दूर हैं अलग से। इसमें हमने क्या किया, इसमें एक पिस्टन लगाई प्रेशर लगाने के लिए, इसको प्रेशर कंप्रेस करने के लिए, इसको कंप्रेस करने के लिए पिस्टन है, और इसको इससे हम कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। कंप्रेसिबिलिटी आपको पता है, इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करना, कब, प्रेशर लगा के। इससे प्रेशर लगा रहे हैं, इसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ताकि इसका वॉल्यूम कम हो जाए। तो पहले गैस के पार्टिकल्स ऐसे थे, प्रेशर लगाया थोड़े से नीचे आए, और प्रेशर लगाया बिल्कुल एकदम पास में आ गए, तो ये गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो हम गैस को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, मतलब गैस के पार्टिकल्स को हम क्लोज में कैसे ला सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय अप्लाइंग pressure we can brought particles closer to each other। क्लियर है, प्रेशर लगा के हम उसके पार्टिकल्स को पास में ला सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है कि हम गैस को लिक्विफाई कैसे करेंगे, सीधा सा जवाब है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अब बात थोड़ा सा आप समझना, इससे पहले हम टेम्परेचर को पढ़ रहे थे, तो टेम्परेचर के साथ में हमने प्रेशर को नहीं भूला था। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो हमें इसमें टेम्परेचर को भी नहीं भूलना। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर तो लगा रहे हैं, और टेम्परेचर का क्या करेंगे, गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, तो क्या हमें हीट बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी ना। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द, या फिर डिक्रीजिंग द, कुछ भी बोल दो आप, एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो ये दोनों काम करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैस, सीधी सी बात है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा एक है, वो है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस नाम दिया है किसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो सॉलिड फॉर्म में जो है, मतलब लिक्विफाइड हो चुकी है वो, उसको नाम दिया है ड्राई आइस, ठीक है। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ड्राई आइस के रूप में कैसे रह पाती है, बहुत ज़्यादा ही हाई प्रेशर के अंदर। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं। अब होता क्या नहीं, कुछ पार्टी फंक्शंस वगैरह आपने देखा होगा, ड्राई आइस को रखें और उसको बाद में फिर रिलीज करते हैं, धुआं से निकलता है वाइट कलर का, तो वो ड्राई आइस है। तो वो निकलता कब है, वो गैसेस फॉर्म में आ गया कि धुआं निकल रहा है। तो अगर इसको हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि ड्राई आइस को हमें गैसेस फॉर्म में वापस लाना है, तो इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कितना कम करना पड़ेगा, प्रेशर 1 atm तक इसका हमारा रिड्यूस करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस में। तो अब इस ड्राई आइस को, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कन्वर्ट करना है वापस गैस में, तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। कहाँ तक, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर तक।
ठीक है, 180 एम तक लाना है और विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ तक प्रेशर हम डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वो गैस गैस में। क्लियर। तो हम समझ चुके हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दो चीज़ें ऐसी थी जहाँ जिसके जिसके सहायता से हम किसी भी मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे दूसरे स्टेट में। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, वो देख लेते हैं। 273 केल्विन पर, ये आप लोग बताइए, आइस एट 273 केल्विन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, वो बताया था ना आपको, डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव सॉरी, क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने ये पूछा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइस 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों दे रही है बजाय उसके जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर तो सेम है बट आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देती है। बर्फ़ का जो तुरंत पानी हो वो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन आइस डायरेक्ट लगाओगे वो ज़्यादा ठंडा ठंडा लगेगा, हम लोगों को कूलिंग ज़्यादा इफेक्ट देगा। उसका रीज़न क्या है, सॉरी, उसका रीज़न सिंपल इतना है कि आपने देखा था कि वाटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ज़्यादा थी, तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की एनर्जी कम होगी। तो आइस क्या करेगा, आइस हमारी बॉडी से जब अप्लाई करेंगे तो कूलिंग इफेक्ट क्यों ज़्यादा देता है, इसलिए देता है क्योंकि आइस जब हम बॉडी में अप्लाई करेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी। ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट एनर्जी या लेटेंट हीट कुछ भी बोल दो, मतलब किससे, आसपास की इसकी सराउंडिंग होगी। सराउंडिंग हम अपने इस पे रखते हैं, पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, तो सराउंडिंग तो उसकी ये होगी ना। तो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगी, आइस एनर्जी एब्जॉर्व करेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन को ही हम बोल देंगे कूलिंग। वही फील कराएगी, वही एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन, हीट का जब एब्जॉर्प्शन होता है ना वही कूलिंग इफेक्ट देता है, कॉजेस कूलिंग, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉजेस कूलिंग। इस वजह से आइस में कूलिंग इफेक्ट देता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया और यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा एवापोरेशन, क्योंकि एवापोरेशन में भी यही कंसेप्ट लगता है। एवापोरेशन कभी हम पढ़ेंगे ना कूलिंग इफेक्ट, तो उसमें यही बात आएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा एवापोरेशन को बिल्कुल जीरो से देख लो आप। एवापोरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं हम सब, कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। लेकिन अभी हमने देखा था कि वो बॉइलिंग जब कर रहे थे हम, वेपराइजेशन जब हो रहा था, तो उसमें भी वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो सिंपल सी बात है कि वेपराइजेशन में लिखता नहीं, चलो आपको बता देता हूँ मैं कि वेपराइजेशन में, मैंने पहले ही बताया था आपको, वेपराइजेशन में हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करना पड़ता है। बॉइलिंग, कोई भी लिक्विड होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हमें रीच करना है, तब उस तब तब वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उस चीज़ को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। इवापोरेशन में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहना है, बॉइलिंग पॉइंट का के नीचे ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। जैसे कि आप एक बर्तन में या फिर फ्लोर पे, घर की छत पे या फ्लोर पे पानी डला है ऐसे ही, और हीट आ रही है, धूप निकल रही है, और वो इवापोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा। क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया क्या, वो तो होता नहीं है ना, लेकिन वो इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन का मतलब यही हो जाएगा कि ऐसा एक फिनोमेना जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, यानी कि वेपर में, किसी भी टेम्परेचर पे, बट वो टेम्परेचर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, तो उसको बोलेंगे हम इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को हम सिंपली बोल सकते हैं द फिनोमेना of changing of liquid
into vapors at any temperature but below its बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से बस रहेगा टेम्परेचर, बस उसको बोलते हैं इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि इवापोरेशन क्या हुआ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद, तो पहला पॉइंट, इवापोरेशन का रेट जो है, मतलब उसकी स्पीड जो है, इवापोरेशन के रेट जो स्पीड समझ गए थे ना, तो पता होगा ना आपको, वो इंक्रीज होगा किससे? पहला फैक्टर किससे? उससे देखते, विद इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझा दूंगा आपको, लेकिन जो जो फैक्टर्स हैं उसको आप देख लो। दूसरा है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे वो समझ जाएंगे, समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की रफ्तार अगर तेज होगी तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर मतलब धूप में कपड़े अगर सुखा रहे हैं और दूसरी तरफ धूप कम निकली जिस दिन, उस दिन कपड़े सुखा रहे हैं, तो कपड़े जल्दी कब सूखेंगे? मतलब कपड़े सूखना भी क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस तो है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता हो तभी कपड़े सूखते हैं, ऐसा तो है नहीं। वो प्रोसेस इवेपोरेशन ही है, कपड़े सूखना, जो वेट क्लोथ। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा निकली मतलब टेम्परेचर जाता है, तब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। हवा तेज चल रही है तब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया मैंने बताया था आपको, एक वाटर फैला हुआ है इतने एरिया में फ्लोर पे, और एक एरिया बहुत ज़्यादा लंबी है, वहाँ पे भी वाटर उतना ही अमाउंट में है जितना अमाउंट में यहाँ पे, तो किसका पानी जल्दी से इवापोरेट होगा? इसका होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भी इवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है। विंड स्पीड, हवा की गति तेज हो रही है तब भी इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कहाँ पे होता है? एक डिक्रीज का और है, डिक्रीज इन रेट ऑफ इवापोरेशन। डिक्रीज डिक्रीज कब होता है? विद, डिक्रीज होता है कब? विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में। एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, मतलब जितनी ज़्यादा नमी है हवा में, हवा में अगर ज़्यादा नमी होगी, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, इसका मतलब वाटर वेपर्स में ज़्यादा है, जो कि बरसात के दिनों में होता है। इसका मतलब अगर ये ज़्यादा होगा तो उसकी जो एवापोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। वाटर ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन एट द आउटर सरफेस ऑफ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। मतलब पानी का ठंडा ग्लास है तो उसके ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर की, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो क्यों दिखाई देती हैं इसको आप समझ लीजिए। देखिए ये है ग्लास, इसमें लिक्विड भरा हुआ ठंडा सा, आइस कोल्ड वाटर है वो ठंडा सा, तो इसके आसपास सराउंडिंग में पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं, सवाल ये पूछा गया है। तो इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर वाटर है आइस कोल्ड, ठंडा सा पानी है। तो ठंडा पानी है तो क्या होगा, ये अपने सराउंडिंग से, इसके सराउंडिंग में एयर चल रही है, एटमोसफेयर में तो है ही ग्लास ऑफ वाटर, सराउंडिंग में एयर चल रही है। एयर इन मतलब इन द फॉर्म ऑफ, एयर का मतलब गैस, गैसेस है। तो गैसेस इसकी आउटर सरफेस पे जैसे कांटेक्ट में आई, और इसकी आउटर सरफेस कैसी है? ठंडी है, कूल है। और अभी हमने पढ़ा था कि एयर जब, यानी कि गैस जब कूल डाउन होती है तो कन्वर्ट किस में हो जाती है? लिक्विड में।
ऑलराइट। तो गैसेस तो है इसमें, गैसेस के पार्टिकल्स हैं एयर में, तो गैसेस के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं, इस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में कूल डाउन होके। इसलिए वही लिक्विड हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके बाय, थैंक यू।